नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। सो अब यह बात ऑफिशियल हो चुकी है, उत्तराखंड में आने वाला है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी आया नहीं है मगर यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने ऑफिशियली कह दिया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड विल बी इम्प्लीमेंटेड। ये इनकी पहली अनाउंसमेंट है आफ्टर बिकमिंग द उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर। नाउ ये मैटर करता है, इनकी स्टेटमेंट बिल्कुल मैटर करती है क्योंकि कई लोग इसका विरोध भी करते हैं, कई लोग इसका समर्थन भी करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना अपने आप में एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल निर्णय है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से क्या क्या चेंजेस किए जाएंगे और बेसिकली इसकी नीड भी क्यों थी। ना पहली बात तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन पार्टी के जो लीडर्स हैं ये यहाँ पर कह रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी जो चीफ मिनिस्टर है उत्तराखंड के, ये गलत काम कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करके। और अब देखिए हमको ये भी इंडिकेशन मिल गई है कि मोस्ट प्रोबेबली यूनिफॉर्म सिविल कोड केंद्र सरकार लागू नहीं करने वाली, स्टेट से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगी ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस। ना यूजुअली जब भी हम सोचते हैं यूसीसी के बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, माइंड में एक बहुत ही बेसिक बात आती है, अच्छा तो मतलब कि सब रिलीजन्स के लिए समान लॉ होगा। इसका मतलब यह है कि जो पर्सनल लॉ है, शादी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने से रिलेटेड, इसके लिए अभी जो अलग अलग लॉज हैं, हिंदू के लिए अलग, मुस्लिम्स के लिए अलग, क्रिश्चियंस के लिए अलग, ये सब खत्म हो जाएगा, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। ना बात ये बिल्कुल ठीक है मगर इसमें और भी बहुत सारी लेयर्स आती हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। मगर पहले ये जान लो कि हमारे संविधान का जो आर्टिकल 44 है ना, वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि सरकार को इन द फ्यूचर कोशिश करनी चाहिए कि बिल्कुल देश के हर कोने में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल 44 में लिखा है, और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजंस ए यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इससे हमको ये पता लगता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो क्रिएटर्स थे, जिन लोगों ने हमारा संविधान लिखा था, वो चाहते थे एक बार को कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू हो जाए। मगर 1947 का जो भारत है उस वक्त मोस्ट प्रोबेबली यूसीसी के लिए तैयार था नहीं। मगर आज के समय आप अगर देखो तो आज़ादी को प्राप्त किए 70 साल से ऊपर हो चुके हैं, हमारा देश काफ़ी मैच्योर हो चुका है। तो अब कई पॉलिटिशियंस ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि अब यहाँ पर टाइम आ चुका है, नाउ इज़ द राइट टाइम, कि आर्टिकल 44 में जो बात लिखी है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसके हिसाब से हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड अब भारत में लागू कर देना चाहिए। ना यहाँ पर मैं ऐड कर दूं कि अभी सही टाइम आ चुका है या सही टाइम नहीं आया, इससे रिलेटेड भी आपको काफ़ी ओपिनियन मिलेंगे। फॉर एग्जांपल 2018 में जो हमारा 21st लॉ कमीशन था, उसने ओपनली ये कह दिया अपनी रिपोर्ट में कि देखिए अभी के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की ना आवश्यकता है, ना अभी ये डिजायरेबल है समाज में। तो ये तो कहा था लॉ कमीशन ने, इनकी रिकमेंडेशन होती है, ऐसा नहीं है कि लॉ कमीशन जो लिख दे वो आपको फॉलो करना ही होता है। ये इनकी रिपोर्ट में लिखा हुआ था, ये इनकी रिकमेंडेशंस थी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद हमने रिसेंटली ये देखा है कि दिल्ली के हाई कोर्ट ने ये कह दिया था एक केस की सुनवाई के दौरान कि देखिए भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का अब टाइम आ चुका है। इससे रिलेटेड आपको बहुत से ओपिनियन मिलेंगे, हमारी जुडिशरी में ही लॉ कमीशन की कई रिपोर्ट्स हैं, बट फाइनली उत्तराखंड में लागू होगा सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड। ना उत्तराखंड की यहाँ पे आपको डेमोग्राफिक्स भी समझनी होगी। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये यहाँ पे है उत्तराखंड, ठीक है। ये जो पूरी स्टेट है इसकी आबादी है 1,10,15 लाख के आसपास। अब उत्तराखंड की जो ये आबादी है इसमें हिंदू पॉपुलेशन कितनी है, 82 से लेकर 83% यहाँ पे जो आबादी है फॉलो करती है हिंदू रिलीजन को। मुस्लिम आबादी यहाँ पे आपको मिलेगी रफली 14%। फिर यहाँ पे आपको कुछ क्रिश्चियन, कुछ सिख भी आपको मिलेंगे, वेरियस रिलीजन के लोग ऑल टुगेदर आपको मिलेंगे इन उत्तराखंड। अच्छा, अब उत्तराखंड देख लिया, यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू कर दिया गया तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट कहाँ पे दिखेगा? सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपको दिखेगा हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन विमेन की इनहेरिटेंस पर। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक जो पॉजिटिव पॉइंट है, एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है, विमेन एम्पावरमेंट बहुत ही जबरदस्त होती है इसमें। क्योंकि अभी के लिए देखो जो इनहेरिटेंस राइट है, इनहेरिटेंस मतलब कि आप इनहेरिट क्या करते हो अपनी फैमिली से, आपको प्रॉपर्टी के मामले में, जायदाद के मामले में अपने पेरेंट्स से क्या मिलता है। अब इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो राइट्स है हिंदू वुमेन के, इसके बारे में लिखा हुआ है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में। ये एक्ट कवर करता है हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स और सिख्स को। इसमें यह बात साफ साफ लिखी है कि मान लीजिए कि एक फैमिली है, वहां पर 2 बच्चे पैदा होते हैं, एक मेल एक फीमेल। अब जब पेरेंट्स जो हैं, जब ये बूढ़े होकर मर जाएंगे, तब इनकी जो प्रॉपर्टी है, मान लो 1 करोड़ का इनका जो घर है, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा मेल और फीमेल दोनों में, मतलब कि भाई बहन दोनों को बराबर का हिस्सा मिलेगा। तो कम शब्दों में आप कह सकते हैं, अ हिंदू वुमेन हैज द सेम राइट्स टू हर डिसीज्ड पेरेंट्स प्रॉपर्टी
एज दैट हर हिंदू मेल। अब मुस्लिम वेमेन के केस में आप अगर देखें तो यहाँ पर फॉलो होता है मुस्लिम पर्सनल लॉ। यहाँ पर क्या होगा कि अगर मान लीजिए एक मुस्लिम कपल का डिवोर्स होता है तो जो यहाँ पर मुस्लिम वाइफ थी उनको 1/8 शेयर मिलेगा अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी का। और मान लीजिए कल को एक मुस्लिम फैमिली है, वहां पर एक भाई है एक बहन है, उनके पेरेंट्स मर जाते हैं। अब डिसाइड करना है कि प्रॉपर्टी कैसे बांटी जाएगी, तो प्रॉपर्टी में बहुत बड़ा शेयर मिलेगा मेल को, फीमेल को कम शेयर मिलेगा। द क्वांटम ऑफ द शेयर ऑफ द फीमेल हायर इज हाफ ऑफ दैट ऑफ द मेल हायर। मतलब कि अगर मेल को मिल रहा है मान लो कि 66%, तो फीमेल को मिलेगा 33% के आसपास। फिर सेम केस आपको मिलेगा क्रिश्चियन, पारसी, जूइश वुमेन में। यहां पर भी इक्वल इनहेरिटेंस नहीं मिलेगी आपको। इक्वल इनहेरिटेंस आप अगर देखें तो प्राइमरली आपको हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में मिलेगी। तो यूसीसी आने से क्या होगा कि जो ये पर्सनल लॉ है ना यहाँ पर बहुत सारे हर रिलीजन के, इनको सुपरसीड कर देगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। हर फीमेल को इक्वल राइट्स मिलेगा इनहेरिटेंस का, अपनी पेरेंट्स की प्रॉपर्टी का हो। कल को अगर मान लीजिए डिवोर्स होता है तो कोर्ट डिसाइड करेगी कि कितनी एलिमनी मिलनी चाहिए वाइफ को, प्रॉपर्टी का कितना अधिकार मिलना चाहिए वाइफ को। तो ओवरऑल इकोनॉमिक पावर इससे विमेन के पास काफी बड़े स्केल पे आएगी। और ये बस मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, उसके अलावा बहुत सी और चीजें होती हैं। फॉर एग्जांपल कि एज ऑफ मैरिज क्या होनी चाहिए, हर रिलीजन में अलग अलग होता है। मुस्लिम्स का अलग है, हिंदूज का यहाँ पे आपको अलग मिलेगा। तो जो एज ऑफ मैरिज है इसमें भी समानता आएगी। डिवोर्स किस बेसिस पे होगा इसमें भी समानता आएगी। तो ओवरऑल एक आप कह लीजिए यूनिफॉर्मिटी देखी जाएगी पूरे देश में। अब इसको लेकर कई लोग विरोध इसलिए करते हैं, वो कहते हैं कि देखिए हर रिलीजन की अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, इससे ये खत्म हो जाएगी। करना क्या चाहिए कि हर रिलीजन में धीरे धीरे रिफॉर्म्स लेकर आओ, हर रिलीजन के अपने जो पर्सनल लॉज हैं धीरे धीरे उसमें प्रोग्रेस करो। सीधा यूनिफॉर्म कोड लाने की आवश्यकता नहीं है, इससे समाज में तनाव बढ़ सकता है। तो अब क्वेश्चन यही है कि क्या आज के समय हमारा देश यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए रेडी हो चुका है या फिर अभी कुछ और समय चाहिए। तो यहां पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप मानते हैं कि उत्तराखंड सरकार का डिसीजन ठीक है या फिर आप मानते हैं कि नहीं अभी थोड़ा सा और हम वेट कर सकते थे। लिखिएगा अपने ओपिनियन के बारे में। एज ऑलवेज कोई भी ओपिनियन हो इट इज ऑलवेज वेलकम इन द कमेंट सेक्शन में। और फाइनली मैं आपको ये भी बता दूं कि अनअकैडमी का जो यूपीएससी कॉम्बो कोर्स है यहाँ पर फ्लैट 20% डिस्काउंट चल रहा है। कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको दिखेगा लिंक फ्लैट 20% ऑफ। इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कॉम्बो पैकेज, जिसके अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन ए सिंगल परचेज। और यहाँ पे आपको दिखेगा 12 मंथ का कोर्स, 18 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ। अगर आपके पास अभी टाइम है, कॉलेज स्टूडेंट हो, 2-3 साल बाद आराम से एक यूपीएससी एग्जाम का अटेम्प्ट देना है, तो जो 36 मंथ का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं अटेम्प्ट। सिंपली यहाँ पे आपको कोड डालना है PD10 और प्राइसेस और ज़्यादा यहाँ पर गिर जाएंगे। यू विल गेट अ फ्लैट 20% डिस्काउंट। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।